देवर को औरतें उर्फी जावेद कहती थी। शर्म के मारे मैं तो इससे बात भी ना करती। मगर एक रोज घर में फंक्शन था। देवर को बोला कि एक अच्छा सा जोड़ा मुझे भी ला दो। कहने लगा भाभी फिर एक शर्त होगी। सोचा जोड़ा पसंद आया तो शर्त भी पूरी कर दूंगी। रात हुई तो जोड़ा मुझे पकड़ाकर कहने लगा चलें भाभी। मेरे होश उड़ गए। देवर के चर्चे तो कई मुल्कों में फैले हुए थे। मैं भी खुश थी कि आज देवर का डिजाइन किया हुआ सूट पहनूंगी। खुशी खुशी सारी सहेलियों को बता रखा था कि मेरा इकलौता देवर दुबई में बड़ा डिजाइनर है। बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस उससे अपने सूट डिजाइन करवाती हैं। मेरा खानदान तो सारा ही देवर को जानता था, मगर मेरी सहेलियां तो जैसे मेरे देवर से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। सभी कहने लगी नातिया दिखाओ तो सही, तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कैसा ड्रेस डिजाइन किया है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें अपने कमरे में ले आई। सूट तो मैंने अभी खोलकर ही नहीं देखा था। जो ही शॉपिंग बैग खोलकर पैकेट से निकाले बगैर सूट देखा तो मेरी तो जान निकल गई। सर पर तो जैसे मनो भारी पत्थर गिर गया हो। चेहरा तो सुर्ख टमाटर हो चुका था। देवर तो कहता था ऐसा ड्रेस भेजूंगा अपनी प्यारी भाभी के लिए कि सारी सहेलियां जल जाएंगी। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि देवर मेरे लिए हू बहू उर्फी। देवर बात को अधूरा छोड़कर घर से बाहर जा चुका था, जबकि मैं हर सोच से पीछे खड़ी देखती रह गई। आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। एक तो लॉन से आते शोर की वजह से मुझे उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई थी, और जो समझ आई वो सोचकर ही चेहरा सुर्ख होने लगा। तभी मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं चौंक कर देखने लगी। मुझे सहमा हुआ देख मेरी बहन की हंसी निकल गई। बहन कहने लगी कि आप तो इतने में ही डर गई। मैंने उसके सर पर हल्की सी थपकी दी और से अपने साथ लाती हुई लॉन में चली आई। आज हमारी फैमिली की गैदरिंग थी। मेरे मैके से मेरी माँ और बहन आई हुई थी। कुछ ही रोज बाद हमारी फैमिली में एक फंक्शन था जिसमें हम सबकी शिरकत लाजमी थी। इसके बारे में डिस्कशन चल रही थी, मगर देवर की अधूरी बात मुझे काफी हद तक परेशान कर चुकी थी। मैंने तो उससे सिर्फ एक डिजाइनर ड्रेस ही मांगा था, मगर वो तो इसके लिए भी शर्त रख गया। मैं कबीर कबीर घराने में ब्याह कर आई थी, जहां पर किसी चीज की कोई कमी न थी। हर चीज दूसरे ममालिक से ही इंपोर्ट होकर यहाँ आई थी। शादी को सिर्फ 5 माह ही हुए थे। मेरा शौहर यहाँ पर दफ्तर का काम संभाला करता था, जबकि मेरा छोटा देवर दुबई में एक बड़ा डिजाइनर था। सभी उसे उर्फी जावेद कहा करते थे। मैं पहले तो न समझी कि आखिर उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, मगर धीरे धीरे जब समझ आई तो मैं शर्म के मारे सवाल ही न किया करती। मुझे तो देवर से बात करते हुए भी झिझक महसूस होने लगी थी। इस घर में मेरी सास और मेरा शौहर ही रहा करते थे। देवर अक्सर 2 हफ्ते बाद चक्कर लगाया करता था। जब पहली बार देवर को देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो तो सचमुच ही उर्फी जावेद था। न जाने ये क्या डिजाइनर लोग भी कैसे कपड़ों को फैशन बनाकर पहन लिया करते थे। देवर ने प्लास्टिक जैसी हाफ स्लीव बनियान पहन रखी थी, जिसके नीचे शॉर्ट्स पहनकर घर में घूमा करता। मुझे तो उसे देखकर ही शर्म आ जाती। आखिर को पर्दादार थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, मगर देवर का ये हाल देखकर तो मुझे उस पर तरस ही आया करता था। भला ये कैसा फैशन जो अध नंगे होकर घूमते रहो। बड़े बड़े ड्रेस डिजाइनर्स मेरे देवर के आगे ढेर थे। इंडिया की मशहूर मॉडल्स और एक्ट्रेसेस, यहाँ तक के मंजर आम पर गर्दिश करती उर्फी जावेद भी मेरे ही देवर से ड्रेस डिजाइन करवाया करती थी। मैं तो एक पर्दादार और सोमो सलाद की पाबंद लड़की थी। उर्फी जावेद जैसों का नाम सुनकर ही मेरे लबों पर लाहौल आ जाता था। मेरा सर तो शर्म से झुक जाता। पहल तो देवर से बात करते हुए मैं कतराती थी, मगर धीरे धीरे मेरी झिझक खत्म हो गई। एक बार जब देवर दुबई से आया तो आने से पहले मुझे कॉल करके कहने लगा कि भाभी मैंने आपके हाथ की बनी फिश बिरयानी खानी है, आप बनाकर रखें, मैं आ रहा हूँ। मेरे देवर की फरमाइश थी, आखिर कैसे इनकार करती। मैंने फौरन बिरयानी चूल्हे पर चढ़ा दी। उस रात जब देवर घर आया तो काफी खुश लग रहा था। मेरी बिरयानी की जी भरकर तारीफ की, मगर मेरा शौहर बार बार उसे उर्फी कहकर पुकारता तो मैं झेंप सी जाती। खाने के बाद जब टेबल साफ कर रही थी तो देवर बोला भाभी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली कि कैसी बात, मगर तभी मेरे शौहर को देख वो खामोश हो गया और कहने लगा कि भाभी अकेले में बताऊंगा, सबके सामने बताया तो भाई बहुत मारेंगे। इतना कहकर देवर वहां से अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं तजस्सुस से उसे देखती रह गई। आखिर उससे मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी। मैं सोच में पड़ चुकी थी। इस बार देवर लंबी छुट्टियों के लिए आया था, क्योंकि फैमिली में एक शादी का फंक्शन भी अटेंड करना था। मेरी अलमारी में मौजूद सभी कपड़ों में से ज्यादातर कपड़े तो मैं पहन चुकी थी, मगर मुझे तो इस फंक्शन पर सबसे अलग थलग और खूबसूरत दिखना था। मैं सोच में पड़ गई कि इस शादी के फंक्शन पर मैं कैसा सूट पहनूं कि सबसे अलग और पुरकशिश लगूं।
मैं यही सोच रही थी कि शौहर से मशवरा किया। शौहर झट से कहने लगा कि तुम्हारा देवर आखिर किस दिन काम आएगा, वो तो मशहूर डिजाइनर है, इंडिया की बड़ी बड़ी मॉडल्स उसके बनाए हुए डिजाइनर कपड़े पहनती हैं, तुम भी उससे अच्छा ड्रेस बनवा लो। मैं तो शर्म से लाल पीली होने लगी और शौहर से बोली कि मैं तो पर्दादार औरत हूँ, वही कपड़े पहनूंगी जिससे मेरा सारा बदन ढका छुपा रहे, वो तो न जाने कैसे कैसे कपड़े बनवाती हैं। मुझे तो सोचकर भी शर्म आने लगती है। खैर मैंने ये सोचा कि देवर से ही इस बारे में बात करती हूँ। देवर के कमरे में गई तो वो लैपटॉप में एक और ड्रेस डिजाइन कर रहा था। जब मेरी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी तो शर्म के मारे नजरें फेर ली। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे सूट देवर बनाया करता था। मुझे देखकर देवर ने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे सटपटाया हुआ देखकर देवर कहने लगा, सॉरी भाभी, दरअसल इसी हफ्ते उर्फी जावेद को 2 नए ड्रेस डिजाइन करके देने हैं, तो उसका मॉडल बना रहा था। मेरा चेहरा तो सुर्ख हो चुका था। हाँ, ये बात भी सच थी कि देवर ने ज्यादा अरसा दुबई गुजारा था। लड़के लड़कियों के साथ काम कर करके वो काफी फ्रैंक भी हो चुका था। जो मुंह में आए बेधड़क कह दिया करता था, क्योंकि उस पर भी मगरबी सकाफत का थोड़ा बहुत असर हो चुका था। खैर मैंने उससे फरमाइश की कि इस फंक्शन के लिए तुम ही मेरा सूट डिजाइन करो। देवर मुस्कुराकर बोला, भाभी के लिए ऐसा ड्रेस बनाऊंगा कि आपकी सहेलियां जल कर रह जाएंगी, बस बदले में आपको मेरी एक शर्त मानना होगी। मैंने चौंक कर देवर की जानिब देखा। आखिर कैसी शर्त? देवर मायनी खेज नजरों से मुझे देखकर कहने लगा कि वो तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझसे अपना सबसे खूबसूरत ड्रेस लेंगी। मैंने इसरार किया मगर देवर ने बताने से इनकार कर दिया। फैमिली में शादी का फंक्शन शुरू हो चुका था और इस बीच देवर चंद रोज के लिए वापस दुबई चला गया, जहां उसकी जाती 6 बुटीक्स थी। 1-2 ब्रांचेस तो इंडिया में भी खोल रखी थी। मैं अपने ड्रेस को लेकर बेहद खुश थी। एक तजस्सुस सा हर पल दिमाग में चलता रहता कि न जाने वो सूट कैसा होगा। शादी का फंक्शन नजदीक आया तो देवर भी दुबई से वापस आ गया। वो मेरा डिजाइनर ड्रेस भी लाया था जो कि एक गिफ्ट में पैक था। देवर ने मुझे वो ड्रेस देते हुए कहा कि भाभी, उम्मीद है कि आप ये पहनकर बेहद खुशी महसूस करेंगे। मैंने आला क्वालिटी फैब्रिक इसमें इस्तेमाल करवाया है, बस इसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में खोलिएगा। मैं भी खुशी खुशी गिफ्ट पैक ड्रेस कमरे में ले आई। घर में मेरी कुछ सहेलियां भी आई हुई थी। सोचा कि उनके जाने के बाद ही ड्रेस देखूंगी, मगर इसके साथ साथ देवर की शर्ट भी याद आ रही थी। न जाने इस ड्रेस के बदले में वो मुझसे क्या पूरा करवाना चाहता था। मैंने तजस्सुस से अपना सूट देखना चाहा, मगर फिर मेरी सहेलियों ने मुझे आवाज दी तो मैं सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर चली आई। आज रात तो मेहंदी का फंक्शन था और मुझे सास के साथ पार्लर भी जाना था। सहेलियां पास आकर बैठी तो यूं ही बातों बातों में उन्हें बताया कि मेरा देवर दुबई से खास तौर पर सूट डिजाइन करवा कर लाया है। मेरी बात सुनकर मेरी सहेलियां सताइशी नजरों से मेरी जानिब देखने लगी और बोली कि हमें भी दिखाओ, आखिर तुम्हारा देवर कैसा ड्रेस लाया है। मैंने पहले तो इनकार कर दिया कि अभी तक वो ड्रेस मैंने खुद भी नहीं देखा, मगर फिर उनके इसरार पर मैंने उन्हें कमरे में ले आई। वैसे भी कुछ देर बाद पहनकर मैंने सबको दिखाना ही था। मैंने इन सबको अपने कमरे में बिठाया और जो ही गिफ्ट खोलते हुए पैकेट से ड्रेस को जरा सामने किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे तो अपने कानों से धुआं निकलते हुए महसूस हो रहा था, क्योंकि वो मेरा ड्रेस नहीं बल्कि मैं तो यही सोच रही थी गोया अभी के अभी जमीन में धंस जाऊं। आखिर ये कैसा मजाक था। देवर की बातें मेरे जहन में घूमने लगी। वो तो कह रहा था कि मेरे लिए खूबसूरत सा ड्रेस लाएगा कि मेरी सहेलियां जलकर राख हो जाएंगी। आज तक ऐसा ड्रेस उन्होंने उर्फी जावेद के लिए भी नहीं बनाया होगा जैसा देवर ने मेरे लिए। तौबा तौबा, मैं तो अपने शौहर के सामने भी इसे ना पहन सकती थी। मेरा सुर्ख चेहरा देखकर मेरी सहेलियां सवालिया नजरों से मुझे घूरने लगी और बोली कि क्या हुआ नादिया, अपना सूट दिखाओ। मैंने फौरन अपनी हड़बड़ाहट पर काबू पाते कहा कि तुम लोग मेरा ड्रेस तभी देख लेना जब मैं पहनकर सबके सामने बाहर आऊंगी। मेरी सहेलियों ने मुंह तो बनाया मगर फिर कमरे से चली गई। उनके जाते ही मैंने गहरा सांस लिया और फिर कमरा बंद करके जब उस सूट को खोलकर देखा तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़े। मैं तो तन्हा अपने कमरे में भी इन कपड़ों को देखकर अपनी आंखों के आगे हाथ रख चुकी थी। वो कपड़े तो पहनने लायक बिल्कुल भी ना थे। ये कपड़े तो इंतहाई बेबाक थे। मैंने इस पैकेट को दीवार से मारा और देवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पैकेट पर नजर डालकर गुस्से से रोते हुए बाल नोच लिए। आखिर देवर मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता था। मैं उसके भाई की बीवी थी और देवर को अपना छोटा भाई समझती थी, मगर उसने तो हद ही पार कर दी थी। मेरे दिमाग में बस देवर की शर्त घूम रही थी। मैं अभी परेशान सी बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और देवर कमरे के अंदर चला आया। देवर को अपने सामने देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल न रख पाई और शर्म से सर झुका गई। देवर मुस्कुराकर कहने लगा कि भाभी, आपको अपना ड्रेस कैसा लगा? पूरे 10 लाख का है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
آپ نے ابھی تک پہن کر چیک نہیں کیا؟ اتنا سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیور کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گندا مذاق کرنے کی؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں، اور تم نے میرے ساتھ ایسا گھنونا مذاق کیا؟ دیور ہکا بکا میرا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس کے باوجود کہنے لگا، بھابھی ہوا کیا ہے؟ آپ کو ڈریس پسند نہیں آیا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے اسے غصے سے کہا، تم نے یہ کپڑے بھیجے ہیں میرے لیے؟ میں تمہارے بھائی اور ماں کو بھی بتاتی ہوں کہ تم میرے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ دیور نے فوراً آ کے بیٹھ کے پیکٹ اٹھایا اور اندر موجود کپڑے دیکھ کر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ ایک پل میں اس وقت اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ماتھے پر مکہ مارتے ہوئے میرے پاس آیا اور فوراً میرے قدموں میں گر گیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ بھابھی میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، میں نے تو آپ کے لیے اور سوٹ بھیجا تھا، وہ تو ایک خوبصورت فراک تھا جیسا آپ نے کہا تھا، میں نے بالکل ویسا ہی بنوایا تھا، مگر یہ صرف اور صرف ایک ورکر کی غلطی ہے۔ یہ ڈریس تو دراصل عرفی جاوید کے لیے بھیجنا تھا، مگر غلطی سے اس نے آپ کے لیے ہی پیک کر دیا۔ دیور کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا دیا اور بولی کہ جھوٹ مت بولو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں رونے لگی تھی، جبکہ دیور بار بار مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بھابھی بھلا میں آپ کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ میں تو آپ کو اپنی بہنوں جیسا مانتا ہوں، یہ تو صرف ایک ورکر کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کے لیے ایسا ڈریس بھجوا دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی جو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بہرحال سر جھٹک کر اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا، مگر اب میں اس فنکشن پر کیا پہنتی؟ تبھی دیور نے فوراً اپنے ایک ورکر کو کال کی اور اپنی بوتیک سے وہی ڈریس فوراً بھجوانے کا کہا۔ رات کو نہ صحیح مگر میں صبح بارات میں وہ ڈریس پہن سکتی تھی۔ دیور شرمندہ سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور پھر شرمندگی سے کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کو ڈریس پسند آیا تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گی، اور پھر میں آپ کو اپنی شرط بتاؤں گا، اور مجھے امید تھی کہ آپ میری وہ شرط ضرور پوری کرتی، مگر اب تو سب کچھ ہی خراب ہو گیا۔ دیور کی شرط کی بات سنی تو میرا سارا دھیان شرط کی طرف آنے لگا۔ میں نے دیور سے کہا، کیسی شرط؟ اب مزید پریشان مت کرو، جو بھی بات ہے سچ سچ بتاؤ، تم کس شرط کی بات کر رہے تھے؟ تبھی دیور ہچکچاتے ہوئے میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، وہ دراصل بھابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی بولا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں کو یوں باتیں کرتے دیکھ کر بولنے لگا کہ ہاں بھائی، بھابھی اور دیور میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ دیور ہڑبڑا کر اس سوٹ کو اپنے پیچھے چھپانے لگا اور پھر بولا کہ کچھ نہیں، دراصل میں بھابھی کو بتانے آیا تھا کہ ان کا ڈریس صبح تک پہنچ جائے گا۔ اتنا کہہ کر دیور وہاں سے چلا گیا اور شوہر سوالیہ نظروں سے مجھے گھورتا رہ گیا۔ شادی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، مگر میرا سارا دھیان تو میرے دیور کی جانب تھا۔ بس اسی سوچ میں مگن تھی کہ آخر دیور مجھ سے کون سی شرط پوری کروانا چاہتا ہے۔ بہت ذہن کے گھوڑے دوڑائے، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آخر کار سوچوں کو ترک کر دیا۔ دیور نے میرے لیے انتہائی خوبصورت میکسی ڈیزائن کی تھی، جسے دیکھ کر سبھی کا دھیان دلہن کی جگہ مجھے پر تھا۔ سب مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فنکشن خوش اسلوبی سے ختم ہوا تو میرا دیور میرے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھابھی ڈریس تو آپ کو مل گیا، مگر اب اپنے پیارے سے دیور کی شرط بھی مان لیں، بدلے میں اگر آپ کہیں گی تو ایسے 50 ڈریسز آپ کو گفٹ کر دوں گا۔ دیور کی چکنی چپڑی باتوں پر میں ہنس کر پوچھنے لگی تو بولا، بھابھی دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بہن ہمارے گھر آ جائے، دیکھیں نا آپ دونوں میں کس قدر محبت ہے، دونوں بہنیں ساتھ ہی ایک گھر میں رہیں گی تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا، اور اس جنت میں میں بھی خوشی خوشی زندگی گزار لوں گا۔ دیور کی باتوں نے میری آنکھیں حیرانگی سے پھیلا دی تھی۔ تو یہ تھی دیور کی فرمائش۔ میں نے ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی اور پھر دیور پر۔ تبھی دیور بولا کہ بھابھی میں نے بھائی سے بھی اس بارے میں ذکر کیا، مگر وہ ڈانٹنے لگے کہ ہم خود وقت آنے پر بات کر لیں گے، اسی لیے سوچا کہ آپ تو بھابھی ماں ہیں، میری بات مان لیں گی۔ دیور کی بات میں کچھ غلط بھی نہ تھا، میری بہن بھی میرے دیور کو پسند کرنے لگی تھی، اور پھر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ رہی بات عرفی جاوید کی تو بہن نے آتے ہی سب سے پہلے دیور کے اس کے ساتھ تمام تر کانٹیکٹ کینسل کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب دوبارہ عرفی کے ڈریس ڈیزائن نہیں کرے گا۔